हेलो स्टूडेंट्स, ये हमारे MHI 101 एंशिएंट एंड मेडाइवल सोसाइटीज के एग्जाम प्रिपरेशन सीरीज का पार्ट 2 वीडियो है। इससे पहले वाला वीडियो अगर आपने नहीं देखा है तो वो मिल जाएगा आपको हमारे इसी चैनल पे। इसके बाद मैं आप सभी के लिए पार्ट 3 वीडियो भी लेकर आऊंगी, तो हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लेना। और अगर आप जुड़ना चाहते हैं MA हिस्ट्री की लाइव क्लासेस से, यानी कि जिसके अंदर आपको मिलते हैं फाइनल रिवीजन लेक्चर्स, साथ ही साथ मैराथन क्लासेस आपको मिल जाती हैं, तो उसके लिए आपको ज्वाइन करना चाहिए हमारा स्कॉलरली माइंड्स लाइव चैनल, जिसका लिंक आपको इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिलेगा। उसके अलावा हमारे पास इग्नू MA हिस्ट्री एग्जाम की जो प्रिपरेशन है उसके लिए नोट्स और गेस्ट पेपर का मटेरियल अवेलेबल है, जिसे आप परचेज कर सकते हो ऑन व्हाट्सएप। इस नंबर पे आपको कांटेक्ट करना है। आप सिंपल व्हाट्सएप पे हाय भेज के अपने एग्जाम की प्रिपरेशन के लिए नोट्स एंड गेस्ट पेपर्स को परचेज कर सकते हो, उनके प्रिंट्स ले सकते हो एंड इजीली स्टडीज को स्टार्ट कर सकते हो। तो अब यहाँ पे जो हमारा क्वेश्चन नंबर 1 है, इसके अंदर आपको कुछ एग्जाम्पल्स के द्वारा नोमैडिक ग्रुप्स के बारे में बताना है। ठीक है, कि किस तरीके से उन्होंने अपने एम्पायर्स को एस्टेब्लिश किया था। तो उदाहरण सहित उस प्रक्रिया का वर्णन कीजिए जिसके माध्यम से कुछ खानाबदोश समूहों ने साम्राज्य स्थापित किए। तो नोमैडिक ग्रुप्स क्या होते हैं? आपकी वो कम्युनिटीज जो एक प्लेस से दूसरे प्लेस पे मूव करते हैं पैस्चर लैंड के लिए, वाटर, लाइवलीहुड, इन सारी चीजों के लिए। वो एक जगह परमानेंटली नहीं रहते हैं। कहने का मतलब है कि खानाबदोश वो होते हैं जो एक स्थान पर नहीं रहते, बल्कि अपने आजीविका की खोज में एक स्थान से दूसरे स्थान पर वो घूमते रहते हैं। तो यद्यपि काफी सारे जो खानाबदोश समूह है, उनका जो जीवन है उसमें हम देखते हैं कि वो पशुपालक होते हैं, जानवरों को पालते हैं, लेकिन कुछ धीरे धीरे शक्तिशाली शासक भी बन गए और बाद में उन्होंने विशाल साम्राज्य की स्थापना भी की है। ठीक है, तो स्टार्टिंग में हम क्या देखते हैं कि इनका जो जीवन है, इनकी जो लाइफ है वो पेस्टोरल लाइफ होती थी, पशुपालक जीवन होता था, लेकिन धीरे धीरे फिर वो शक्तिशाली शासक के रूप में उभर कर सामने आए और उन्होंने अपने वास्ट एम्पायर्स को एस्टेब्लिश किया। उनकी मिलिट्री स्किल्स, मोबिलिटी, लीडरशिप, एबिलिटी टू कंट्रोल ट्रेड रूट्स, ये सारी चीज़ों में उन्होंने अपने एम्पायर्स को इस्टेब्लिश किया है, बिकॉज उनके पास वेरियस स्किल्स थी, जैसे कि सैन्य क्षमता, गतिशीलता, नेतृत्व, व्यापार के मार्गों पर उनका नियंत्रण होता था। तो इन सारी चीज़ों की वजह से ही उनके एम्पायर को इस्टेब्लिश करने में हेल्प होती है। तो अब यहाँ पे हम कुछ प्रोसेसेस के बारे में डिस्कस करेंगे, जिन प्रोसेस के माध्यम से जो ये नोमैडिक ग्रुप्स हैं, इन्होंने अपने एम्पायर्स को एस्टेब्लिश किया। ठीक है, सो यहाँ पे हम पहली चीज क्या देखते हैं, ये हाईली स्किल्ड होते थे हॉर्स राइडिंग में, आर्करी में और वॉरफेयर में। इनका जो सैन्य संगठन है, मतलब वो काफी मजबूत था। उनकी जो सेनाएं थी वो तेजी से हमला करके स्थायी राज्यों को पराजित कर सकती थी। वो राज्य जो पहले से बसे हुए थे, इन्होंने उन राज्यों को पराजित, उनको हराना शुरू किया और इस मिलिट्री स्ट्रेंथ की वजह से ही उनके एम्पायर बिल्डिंग की जो फाउंडेशन है उसकी शुरुआत होती है। तो जो पहली चीज यहाँ पे हम देख पा रहे हैं वो क्या है, इन एम्पायर्स के एस्टेब्लिशमेंट में इनका मिलिट्री ऑर्गेनाइजेशन, जो पूरा इनका संगठन है। उसके अलावा ट्राइबल यूनिटी, स्ट्रॉन्ग लीडरशिप की वजह से जो ट्राइब्स होते हैं उनमें यूनिटी काफी ज्यादा होती है, क्योंकि जो ट्राइब्स होती हैं वो अपने लीडर को काफी ज्यादा उनके आदेशों का वो पालन करते हैं। तो कई खानाबदोश जनजातियां किसी शक्तिशील नेता के नेतृत्व में एकजुट हुई। नेता ने बिखरी हुई जनजातियों को संगठित कर अनुशासित राजनीति और सैन्य शक्ति में बदल दिया। तो यानी कि जो दूसरा काम यहाँ पे किया है वो किसने किया है, यूनिटी ने। ठीक है ना, मजबूत नेतृत्व और जो एकता है उसने यहाँ पे काफी इंपॉर्टेंट रोल प्ले किया। इस एकता ने विस्तार और विजय को यहाँ पे हम देखते हैं संभव बनाया, विस्तार और विजय को संभव बनाया। फिर विजय के माध्यम से विस्तार किया। तो जैसे जैसे ये ऑर्गेनाइज्ड बनते हैं, इन्होंने अपने जो नेबरिंग रीजन्स हैं और जो किंगडम्स हैं ना, वहां पर अटैक करने शुरू कर दिए और धीरे धीरे विक्ट्रीज हुई, इनकी जीत हुई, जिससे इन्होंने वेल्थ, टेरिटरी और पॉलिटिकल अथॉरिटी, इन सारी चीजों पर इनका फिर कब्जा हो जाता है। तो ये एक कहानी की तरह है कि पहले ये नोमैडिक जो ग्रुप्स थे ये खानाबदोशी जीवन जिया करते थे, फिर धीरे धीरे इन्होंने कंट्रोल किया है और बहुत सारी प्रोसेसेस के माध्यम से किया है, क्योंकि इनका सैन्य संगठन मजबूत था जिसने इनके एम्पायर बिल्डिंग की फाउंडेशन रखी है।
और जो पूरी नोमैडिक ट्राइब्स थी वो एक पावरफुल लीडर के तहत यहाँ पे हम देखते हैं वो यूनाइटेड हो जाती हैं और विजय के माध्यम से विस्तार इन्होंने किया, यानी संगठित होने के बाद धीरे धीरे अपने पड़ोसी क्षेत्रों और राज्यों पर इन्होंने आक्रमण किए, धन, क्षेत्र, राजनीतिक शक्ति ये सब इनको प्राप्त होता है। तो नोमैडिक रूलर्स जो थे इन्होंने इम्पोर्टेंट ट्रेड रूल्स और जो रूट थे ना उन पे भी इन्होंने अपना कब्जा किया हुआ था। ऑल ओवर द एशिया जो भी रूट थे उन पर इनका नियंत्रण था। ठीक है, सो खानाबदोश शासकों ने अक्सर महत्वपूर्ण व्यापार मार्गों, विशेषकर एशिया के मार्गों पर नियंत्रण स्थापित किया। ठीक है, फिर यहाँ पे आप क्या देखते हो कि इससे इकोनॉमिक जो वेल्थ है वो इंक्रीज होती है और उनका जो पॉलिटिकल इन्फ्लुएंस है वो बढ़ जाता है। इससे आर्थिक समृद्धि और राजनीतिक प्रभाव बढ़ा। आफ्टर कॉन्क्वेस्ट नोमैडिक जो रूलर्स हैं उन्होंने एडमिनिस्ट्रेटिव सिस्टम्स अपनाए सेटल सोसाइटीज के लिए। तो विजय के बाद खानाबदोश शासकों ने स्थायी समाजों की प्रशासनिक व्यवस्थाओं को अपनाया। उन्होंने अधिकारियों की नियुक्ति की, कर वसूला, कानून की व्यवस्था बनाकर रखी। इससे जनजातीय शासन संगठित साम्राज्य में बदल गया। तो वो शासन जो पहले अंडर द ट्राइब्स था वो अब एक ऑर्गेनाइज्ड एम्पायर में क्या होता है, ट्रांसफॉर्म हो जाता है। ठीक है ना, ऑफिशियल्स वगैरह को अपॉइंट करना, टैक्स को कलेक्ट करना, लॉ एंड ऑर्डर को मेंटेन करके रखना, ये सारा इनके तहत होता था। ठीक है, आई होप कि आप पॉइंट्स को समझ पा रहे हो दोस्तों। तो अब आगे बढ़ते हैं। उसके बाद कल्चर वगैरह से रिलेटेड भी था, जो इनके लोकल कस्टम्स और जो इनका रिलीजन और ट्रेडिशंस थे उसको भी लेजिटिमेसी मिलती है और स्टेबिलिटी ये बना पाते हैं उन टेरिटरीज में जिन पर इन्होंने विजय प्राप्त की थी। अब यहाँ पे हम इसको कुछ एग्जाम्पल्स के माध्यम से जानेंगे कि कौन कौन से ऐसे आपके एग्जाम्पल्स हैं इन नोमैडिक ग्रुप्स के। सबसे पहले इसमें आपका मंगोल एम्पायर आता है एंड इट इज वन ऑफ द बेस्ट एग्जाम्पल, जिसमें चंगेज खान के नेतृत्व में मंगोलों ने पूरा ट्राइबल्स ने पूरा एक उनका आर्मी थी बहुत अच्छी, लार्ज पार्ट ऑफ एशिया और यूरोप उन्होंने कब्जाया हुआ था। इट इज वन ऑफ द लार्जेस्ट एम्पायर। फिर आपका मुगल एम्पायर है जिसकी शुरुआत उसके जो रूट्स हैं वो नोमैडिक रूट्स ही पाई जाती हैं। बाबर ने मिलिट्री स्ट्रेंथ स्ट्रेटेजी का यूज किया। फिर बाद में जो रूलर्स हैं उन्होंने उसी का जो सिस्टम था एडमिनिस्ट्रेटिव और कल्चरल सिस्टम को अपनाया। फिर ओटोमन एम्पायर जो हमें टर्की में देखने के लिए मिलता है वो एक टर्किश नोमैडिक एम्पायर है। तो वहां पे मिलिट्री एक्सपेंशन, स्ट्रॉन्ग एडमिनिस्ट्रेशन ये सब हम देख पाते हैं। सो दीज आर द 3 एम्पायर्स जिसका आप एग्जाम्पल देंगे एंड देन यू हैव टू राइट द फाइनल कंक्लूजन ऑफ योर आंसर। तो कुछ जो ऐसे हमारे नोमैडिक ग्रुप्स थे उन्होंने सक्सेसफुली बड़े एम्पायर्स को इस्टेब्लिश किया और उसमें काफ़ी सारी चीज़ों ने उनकी हेल्प की है, चाहे वो मिलिट्री स्ट्रेंथ हो, ट्राइबल यूनिटी हो, उनका ट्रेड कंट्रोल हो, इन सब चीज़ों, ये जो कंबाइंड मोबिलिटी है ना वो क्या करती है, एक ऑर्गेनाइज गवर्नेंस में ट्रांसफॉर्म करने में हेल्प करती है। फिर हम चलेंगे हमारे अगले क्वेश्चन पे जहाँ पे आपको जो टेक्सटाइल्स का प्रोडक्शन है मेडाइवल पीरियड में उसके बारे में डिस्कशन करना है। ठीक है, तो मध्यकाल के वस्त्रों के उत्पादन पर आपको संक्षिप्त चर्चा करनी है। सो मेडाइवल पीरियड में हम क्या देखते हैं कि सिग्निफिकेंट ग्रोथ होती है टेक्सटाइल प्रोडक्शन में। ध्यान से सुनना है आपको, क्या कि जो आपका मेडाइवल पीरियड है उस समय हमें टेक्सटाइल प्रोडक्शन में ग्रोथ देखने के लिए मिलती है और जो अलग अलग रीजन्स थे वहाँ पे कॉटन, सिल्क, वूल और दूसरे जो फैब्रिक्स हैं वो सब देखने के लिए मिलते हैं। जो टेक्सटाइल्स थे they were among the most important industries producing cloth for local use as well as trade। ठीक है, तो वस्त्र उद्योग स्थानीय उपयोग और व्यापार दोनों के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण था। विभिन्न क्षेत्रों में हमें विभिन्न प्रकार के वस्त्रों का उत्पादन देखने के लिए मिलता है और टेक्सटाइल प्रोडक्शन का फ्लरिश होने के पीछे के जो कारण थे वो ये थे कि जो आपका मेडाइवल पीरियड है उस समय हमें काफी ज्यादा स्किल्ड आर्टिसंस देखने के लिए मिलते हैं। ठीक है, कुशल कारीगर देखने के लिए मिलते हैं, रॉ मटेरियल की अवेलेबिलिटी थी और जो डोमेस्टिक और फॉरेन डिमांड है वो भी बढ़ती जा रही थी। तो ये सारे कारण थे जिससे कि टेक्सटाइल का जो प्रोडक्शन है वो हमारा फ्लरिश होता है। ठीक है, अब हम यहाँ पे बात करेंगे टेक्सटाइल्स की जो मेडाइवल पीरियड में इनका उत्पादन हुआ। टाइप्स ऑफ टेक्सटाइल, कौन कौन से टेक्सटाइल्स प्रोड्यूस होते हैं। सो मेडाइवल पीरियड में हम देखते हैं डिफरेंट काइंड ऑफ जो टेक्सटाइल्स है उनका प्रोडक्शन होता है जिसमें कॉटन, सिल्क, वूलन, मिक्स्ड फैब्रिक ये सारा आता है। जो कॉटन के टेक्सटाइल्स होते हैं दे वर द मोस्ट पॉपुलर स्पेशली इन इंडिया।
इंडिया में वो विशेष रूप से काफ़ी ज़्यादा पॉपुलर थे। रॉ मटेरियल कॉटन, वूल ये सब था अवेलेबल। कॉटन काफ़ी रीजन्स में उगाया जाता था, सिल्क को ऑब्टेन किया जाता था सेरिकल्चर के माध्यम से। हमारा जो सिल्क रूट है उसका भी एक इम्पॉर्टेंट रोल था इसमें। सो प्रोडक्शन ऑफ टेक्सटाइल्स कैसे कैसे हो पा रहा था, कौन कौन से टाइप के टेक्सटाइल्स थे, रॉ मटेरियल कहाँ से आता था, आर्टिसंस और वीवर्स का क्या रोल था। तो टेक्सटाइल का जो प्रोडक्शन होता है गाइस वो मेनली डिपेंड किस चीज़ पे करता है कि आपके जो आर्टिसंस और वीवर्स हैं वो कितने ज़्यादा स्किल्ड हैं। तो वीवर्स विलेजेस में काम करते थे, टाउन्स में काम करते थे, स्पिनिंग व्हील हैंडलूम्स के माध्यम से फैमिलीज पार्टिसिपेट करते थे स्पिनिंग, डाइंग एंड वीविंग की जैसी एक्टिविटीज़ के अंदर। टेक्सटाइल प्रोडक्शन के सेंटर्स में आपका गुजरात, वाराणसी, बंगाल जो पुराने समय से ही चला आ रहा है वही सब है। रंगाई, कटाई ये सारे काम होते थे, डिजाइनिंग करना। फिर मेडाइवल जो टेक्सटाइल्स थे उनका ट्रेड होता था इंडिया में, फॉरेन कंट्रीज तक वो जाते थे। सो इंडियन कॉटन, सिल्क के जो फैब्रिक्स थे उन सब का हाई डिमांड था एशिया में और मिडल ईस्ट, यूरोप वगैरह में, सारी जगह पे। तो टेक्सटाइल प्रोडक्शन क्यों इतना इंपॉर्टेंट है समझ में आ रहा है। एक तो ये इकोनॉमिक ग्रोथ के लिए हेल्पफुल है, जो टेक्सटाइल की इंडस्ट्री है उससे इकोनॉमिक ग्रोथ होती है, लोगों को एम्प्लॉयमेंट मिलता है और कल्चर का डेवलपमेंट होता है। सो नाउ द कंक्लूजन, आप समझ चुके हैं कि जो टेक्सटाइल का प्रोडक्शन है वो काफी इंपॉर्टेंट एक एक्टिविटी थी जिसमें कई सारे फैक्टर्स थे जिसकी वजह से वो इतना फेमस हो पाया था। अब हमारा अगला क्वेश्चन है जो काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है, जिसमें आपको बताना है हाउ डिड गैलीलियो contribute to the development of experimental method in science। विज्ञान में प्रायोगिक विधि के विकास में गैलीलियो का क्या योगदान है। गैलीलियो गैलीलेई इज रिगार्डेड एज वन ऑफ द फाउंडर्स ऑफ मॉडर्न साइंस। उसको मॉडर्न साइंस का संस्थापक माना जाता है एंड उसका रोल काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट था क्योंकि उसने जो इम्फेसिस है वो किन किन चीजों पे दिया। उसका जो इम्फेसिस था ऑन ऑब्जर्वेशन, एक्सपेरिमेंटेशन एंड मैथमेटिकल रीजनिंग पर। ठीक है, तो उन्होंने पारंपरिक मान्यताओं को बिना प्रश्न स्वीकार करने के बजाय उनका अवलोकन करना, तर्क वगैरह, ठीक है, इन सब पे बल देने का काम किया। तो उसने जो ओल्ड साइंटिफिक आइडियाज थे ना उन्हें चैलेंज किया, स्पेशली वो आइडियाज जो किसने दिए थे, एरिस्टोटल के द्वारा दिए गए थे, उन्हें वो चैलेंज करता है और साइंटिफिक इंक्वायरी को एनकरेज करता है, वो चीजें जो एविडेंस पर बेस्ड होती हैं। ठीक है ना, मतलब ट्रेडिशनल आइडिया से हटकर एक तरीके से साइंटिफिक होना, इस चीज पर वो बल देता है। तो सबसे इंपॉर्टेंट क्या कि वो अवलोकन की बात करता है। तो गैलीलियो का मानना था कि वैज्ञानिक ज्ञान प्रकृति के सावधानी पूर्वक अवलोकन पर आधारित होना चाहिए। उसने टेलीस्कोप्स का यूज किया सेलेस्टियल बॉडीज को ऑब्जर्व करने में और बहुत सारे एविडेंसेस को क्या करा, गेन करा, ढूंढा, गैदर किया, ताकि जो एंशियंट बिलीव्स हैं उन्हें चैलेंज किया जा सके। गैलीलियो ने एम्फेसाइज किया एक्सपेरिमेंट्स करना। फॉर एग्जाम्पल उसने मोशन ऑफ फॉलिंग बॉडीज एंड प्रूव दैट ऑब्जेक्ट फॉल एट द सेम रेट। चाहे किसी भी ऑब्जेक्ट का कितना भी वेट हो वो सेम रेट पर नीचे गिरता है सिमिलर कंडीशंस में। तो ये सारे उसने एक्सपेरिमेंट्स करे, मैथ्स के प्रूफ पे वो बल देता था। तो उसका जो अवलोकन है वो गणितीय गणनाओं के साथ जोड़ा। उसका मानना था कि प्रकृति गणितीय नियमों का पालन करती है और वैज्ञानिक सत्य को गणित द्वारा समझाया जा सकता है। ठीक है, सो ब्लाइंड फेथ जो है एरिस्टोटल वगैरह का जो था एंशिएंट अथॉरिटीज में, उसको इसने रिजेक्ट किया। नॉलेज की बात करता है वो, नॉलेज दैट इज बेस्ड ऑन एक्सपेरिमेंट एंड एविडेंस। उसने इम्प्रूव किया टेलीस्कोप को एंड उसको यूज किया नई डिस्कवरीज के लिए। उसने मून, जुपिटर के जो मून्स हैं, आई मीन माउंटेन्स ऑन द मून एंड फेजेस ऑफ द वीनस, इन सारी चीजों पे एक हीलियोसेंट्रिक थ्योरी भी डिस्कवर की थी उसने। ठीक है, सूर्य केंद्रीय सिद्धांत का समर्थन किया। उसने एनकरेज किया क्वेश्चनिंग, टेस्टिंग, वेरिफिकेशन होना चाहिए। उसके जो मेथड्स थे वो ऐसे थे कि लेटर ऑन जो साइंटिस्ट थे ना उनकी भी उसने हेल्प किया था। सो गैलीलियो का जो पूरा ओवरऑल कंट्रीब्यूशन है वो काफ़ी ज़्यादा हमारे लिए इम्पॉर्टेंट है। उसके जो मेथड्स हैं, उन्होंने न्यू मेथड, एक्सपेरिमेंटल मेथड्स के डेवलपमेंट में काम किया है, मॉडर्न साइंस की फाउंडेशन रखी है। और लेटर ऑन जो साइंटिस्ट हैं उन्हें भी उसने, न्यूटन जैसे साइंटिस्ट जो हैं उन्होंने भी गैलीलियो की खोजों को आगे बढ़ाया है। सो गैलीलियो मेड अ रेवोल्यूशनरी कॉन्ट्रीब्यूशन टू द डेवलपमेंट ऑफ मेथड, एक्सपेरिमेंटल मेथड इन साइंस, बिकॉज उसका जो एम्फेसिस था वो ऑब्जर्वेशन पे था, एक्सपेरिमेंटेशंस पे था।
ठीक है, उसने ब्लाइंड फेथ को चैलेंज किया और साइंटिफिक इंक्वायरी की बात की, मॉडर्न साइंस की फाउंडेशन उसके द्वारा रखी गई है। आई होप आपको पार्ट 2 के सारे जो क्वेश्चंस हैं वो समझ में आ गए होंगे। इसके बाद मैं पार्ट 3 भी लेकर आऊंगी, तो इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना, ताकि अभी आपके एग्जाम्स है, देन आप सेकेंड ईयर में जाओगे तो हमारा चैनल आपके लिए काफ़ी ज़्यादा हेल्पफुल होने वाला है।